नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास टोटल 12 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इस पार्ट में हम लोग टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। और चलिए अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला मेरे पास जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज एटॉमिक साइज। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक साइज क्या है। तो देखें, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसकी वैलेंसी सेल के बीच की डिस्टेंस, जैसे हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक स्टार्ट होते हैं 4th पीरियड से। तो देखिए, मैंने वही लिया है यहाँ पर। मैंने टोटल नंबर ऑफ सेल बना ली 4। तो देखिए, इसके न्यूक्लियस से और इसके आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस जो भी आ रही है दैट इज एटॉमिक रेडियस, और उसी को मैं कह देता हूं एटॉमिक साइज। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हम यहां पर एटॉमिक साइज का वेरिएशन डिस्कस करेंगे। ग्रुप में कैसे वेरिएबल होता है और पीरियड में कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं, देखिए तो ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पर, किसी भी ग्रुप में, अगर आप मान के चलिए आपके पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम जाते हैं, देखिए, तो आपके पास सबसे पहले मिलेगा पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। इस तरह से आपको ये पीरियड्स मिलते हैं। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर जो नंबर ऑफ सेल है, जैसे पीरियड 1 में नंबर ऑफ सेल कितनी आएगी? 1। पीरियड 2 में नंबर ऑफ सेल कितनी आएंगी? 2। पीरियड 3 में नंबर ऑफ सेल कितनी आएंगी? 3। पीरियड 4 में 4 आएंगी। तो कुल मिलाकर किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ती हैं, इसीलिए एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ डी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये तो मैंने बताया ग्रुप में कैसे वेरिएबल होता है। अब अगर मैं पीरियड की बात करूँ, देखिए, किसी भी पीरियड में अगर हम लोग एटॉमिक साइज को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसका नाम है जेड इफेक्टिव। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, और जेड इफेक्टिव को ही जाना जाता है एक दूसरे नाम से, जिसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास ये है 1, 2, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि सबसे सिंपलर एग्जाम्पल यही बनता है। फिर मैं पीरियड 4 पे आऊंगा अपने डी ब्लॉक को समझाने के लिए। ठीक है। तो देखो, मेरे पास है जैसे लिथियम, ठीक, यहाँ पर है बेरिलियम, यहाँ पर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन, और यहाँ पर लिख देता हूँ नियोन। इस तरह से मैंने पीरियड सेकंड को लेफ्ट से राइट की ओर ऐसे लिख दिया, लेफ्ट से राइट की ओर। इसका एटॉमिक नंबर आपको पता ही है 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं, देखिए, मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए, दिस इज न्यूक्लियस। नंबर ऑफ सेल कितनी आएंगी? 2, क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर देखिए, पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वैलेंसी सेल में 1। ऐसे यहां आ जाऊं मैं, पहली वाली सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड वाली में 2। ऐसे यहाँ आ जाऊँ मैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने वाला है 2, 3, ये बनने वाला है 2, 4, ये बनने वाला है 2, 5, और ये बनने वाला है 2, 6, दिस इज 2, 7, 2, 7, और ये बनने वाला है 2 और 8। इस तरह से देखिए, लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ सेल तो देखो सेम आ रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितनी है? 2। पूरे पीरियड में नंबर ऑफ सेल तो 2 रहने वाली हैं, लेकिन याद रखिए, हम आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंसी सेल। दिस इज वैलेंसी सेल। और आप देख सकते हैं वैलेंसी सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। देखो, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3। इस तरह से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर 2 तरह के इफेक्ट अपना रोल प्ले करते हैं।
वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन लगाते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट, याद रखिए। वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन, यहां लिखता हूं मैं, देखिए, जो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन है वो लगाते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या हुआ इसका, कि ये न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होना चाहते हैं। जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, एज वी ऑल नो दैट, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जाना चाहते हैं। अच्छा, वैलेंसी शेल को छोड़कर जितनी भी शेल प्रेजेंट होती हैं उन्हें कहते हैं इनर शेल। कितनी भी हो, यहाँ तो एक ही आ रही है। तो देखिए, वैलेंसी शेल को छोड़कर जितनी भी शेल है उन सबको कहते हैं इनर शेल। अब इनर शेल भी न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होती है, लेकिन साथ ही इनर शेल क्या करती हैं, देखो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है भैया, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे के बीच में क्या लगाते हैं, रिपल्शन लगाते हैं। उसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो अब देखिए, दो फोर्स, दो इफेक्ट हमारे समझ में आए और दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। वैलेंसी देखो ऐसे समझिए, ये है मेरे पास न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल यहाँ पर, और ये आ गई वैलेंसी सेल। तो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जाना चाहते हैं और जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो इसको रोकना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो देखिए, इन दोनों इफेक्ट के नेट रिजल्ट से एटॉमिक साइज डिसाइड होता है पीरियड के अंदर। देखो, पेनिट्रेशन इफेक्ट, तो देखिए ये पेनिट्रेशन इफेक्ट और यहां पर लिखा मैंने शील्डिंग इफेक्ट। तो इनका जो नेट रिजल्ट निकल कर आता है उसे मैं कह देता हूं यहां पर जेड इफेक्टिव। अब आप खुद देखिए, अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है तो एटॉमिक साइज क्या आएगा, कम आएगा। तो याद रखिए, लेफ्ट से राइट जाने पर, देखो, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, जैसे जैसे आप राइट की ओर जाते जा रहे हो, देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन, यहां पर 2 का, यहां 3, यहां पर 4, 4 इलेक्ट्रॉन फोर्स लगा रहे हैं अंदर की ओर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट कहां मिल रहा है आपको, यहां पर देखिए, नियॉन। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये एक्सेप्शन है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इसको। ये नोबेल गैस को अभी छोड़ के चलते हैं, यहां पर मैं फ्लोरीन तक बात करता हूं। तो फ्लोरीन के अंदर देखो, देयर आर 7 पेनिट्रेशन, इस तरह से। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। अच्छा, मैं आपको ये जनरल वे में बता रहा हूँ, नहीं तो जेड इफेक्टिव निकालने का एक इसकी वैल्यू भी निकाली जाती है, एक फॉर्मूला है, वो अभी हमारे काम की नहीं है। अभी बस इतना समझ लीजिए कि बाहर के इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेशन लगाते हैं और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है फ्लोरीन के पास, तो इसका मतलब फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है। और जब इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा। तो मैं यहां पर अब आपको अगर इसे समराइज करूं, देखो, तो मैं ऐसे समराइज करता हूं, किसी भी ग्रुप में जो एटॉमिक साइज डिसाइड होता है, एटॉमिक साइज जो डिसाइड होता है, दैट इज नंबर ऑफ शेल की वजह से, नंबर ऑफ शेल। और अगर मैं किसी पीरियड में बात करता हूं, लेफ्ट टू राइट, पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट बात करते हैं, तो यहां पर एटॉमिक साइज डिसाइड होता है। देखिए, दिस एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज छोटा होगा, याद रखिएगा। तो हम भी ये जान पा रहे हैं कि फ्लोरीन का साइज यहाँ पे सबसे छोटा होगा, फ्लोरीन का। अब बात करते हैं इस नोबेल गैस की, हालांकि ये 11th का पार्ट है और पी ब्लॉक का पार्ट है। अब देखो, ये नियॉन जो है, इसका पेनिट्रेशन तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था, मतलब इसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नोबेल गैस के केस में मैं यहां लिख देता हूं पीरियड में एक्सेप्शन, यहां पर एक्सेप्शन नोबेल गैस, क्योंकि नोबेल गैस कभी कोवलेंट रेडियस शो नहीं करती। नोबेल गैस ऑलवेज शो वांडरवाल रेडियस, ये हमेशा वांडरवाल रेडियस शो करती है, ऑलवेज शो वांडरवाल रेडियस। और वांडरवाल रेडियस जो होती है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। ठीक है जी। तो इसीलिए नोबेल गैस का साइज
अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा होगा। जैसे अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो सेकंड पीरियड में सबसे बड़ा साइज होगा किसका, नियॉन का। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने डी ब्लॉक पर। देखिए, तो डी ब्लॉक में मैं यहां पर आपके लिए सबसे पहले लिखता हूं पीरियड 4, पीरियड 4, और यहां लिखता हूं ग्रुप 3। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इधर घुमा देता इस तरह से। देखिए अब, तो यहां पर लिखा मैंने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, दिस इज कॉपर, और लास्ट में आ जाता है जिंक। ये ग्रुप 3 है और ये ग्रुप 4, और लास्ट में ये आ जाएगा ग्रुप 12। चलिए अब अच्छा देखिए, आपके यहाँ पर पूरा डी ब्लॉक 3D सीरीज पर ही बेस्ड है। मतलब अगर आपने 3D सीरीज को समझ लिया तो पूरा डी ब्लॉक आपके समझ में आ जाएगा। तो वही मैंने आपको केवल यहाँ पर पीरियड 4 ही दिखाया है। पीरियड 4 का मतलब क्या होता है, 3D सीरीज, 3D सीरीज। चलिए, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। देखो, ये बनता है बेटा 4s2। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे भी इसको थोड़ा सा वो समझने के लिए, जेड इफेक्टिव और पेनिट्रेशन। देखिएगा 4s आता है बाहर और यहाँ 3D आता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ तो बाहर तो यही इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं 4s2, ये हो जाएगा 3D। अब एक चीज समझिए आप, मैं 4 पीरियड की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 और ये 4, यहाँ है 4s, यहाँ है 3D। अब कुछ देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। बाहर के इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेशन शो कर रहे हैं और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, शील्डिंग। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, शील्डिंग पावर का या शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर आता है, वो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है एस का, देन पी का, देन डी, और सबसे कम होता है एफ का। तो मैं यहाँ किस में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा हूँ, डी में। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे तो शील्डिंग पावर और वीक होती जाएगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं जिसकी शील्डिंग पावर वीक है, पुअर है। इसका मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट में वीक कौन होता गया, शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, तो एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, लगातार छोटा होता जाएगा। देखना, जैसे यहाँ पर डी में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ डी में 2, यहाँ पर आ जाएंगे डी में 3, यहाँ पर आ जाएंगे 3d5, इस तरह से। तो यहाँ आप एक चीज देख रहे हैं कि डी में इनकी है पुअर शील्डिंग, मैं इसको थोड़ा सा और, इनकी है पुअर शील्डिंग 3D की, तो इसीलिए क्रोमियम तक तो साइज लगातार घटने वाला है यहां पर, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ टी, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ टी, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज। तो इसका मतलब स्कैंडियम से छोटा साइज है टाइटेनियम, टाइटेनियम से छोटा साइज है वेनेडियम, और वेनेडियम से छोटा साइज है क्रोमियम। बात आई यहां तक समझ में, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक साइज घटता जाएगा। अच्छा, जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पुअर शील्डिंग पावर है, याद रखिएगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट तो उतना ही है, क्योंकि 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो 4s में और डी की शील्डिंग पावर वीक होने की वजह से एटॉमिक साइज लगातार घट रहा है। अब मैं आता हूं मैंगनीज पर, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। ये बन जाता है 4s2 और ये 3d5। अब एक चीज देखना, यहां अगर मैं क्रोमियम में बात कर रहा था तो यहां पर 4s1 और ये 3d5 बन रहा था।
अब क्रोमियम से बड़ा साइज बन जाएगा किसका? मैंगनीज का। क्रोमियम से बड़ा साइज मैंगनीज का। तो मैंगनीज का एटॉमिक साइज है क्रोमियम से बड़ा। उसका कारण क्या दे सकते हैं? क्योंकि 4s में आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए, और यहाँ 4s में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर s और s के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में रिपल्शन कर सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा एटॉमिक साइज बढ़ जाता है मैंगनीज का। अब मैं आता हूं, देखिए, Fe पर। इसको देखिए, देखिए मैं Fe पर आता हूं यहां, तो ये बनेगा 4s2 और 3d6। 4s2 3d6। अगर कोबाल्ट की बात करूं तो ये बनेगा 4s2 3d7। देखिए आप, अब एक चीज नोटिस करिए आप, Fe और कोबाल्ट में, और निकल का भी लिख देता हूं मैं, और ये बन जाता है 4s2 और ये 3d8। ये है आयरन का, ये कोबाल्ट का, और ये निकल का। आयरन, कोबाल्ट और ये निकल। अब देखिए जरा, 4s में तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब शील्डिंग पावर क्या हो रही है? वीक हो रही है। मैं ऐसे समझाता हूं आपको, देखो 1 2 3 4, यहां पर है बेटा 3d6 और ये 4s2। ये आयरन की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पर डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं कोबाल्ट की बात करता हूं, देखिए 2 3 4, ये बन जाएगा 4s2 3d7। और यहां निकिल की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 4s2 3d8। देखिए, पेनिट्रेशन इफेक्ट पर तो कोई इफेक्ट है नहीं, पेनिट्रेशन इफेक्ट पर। अच्छा, डी में शील्डिंग पावर होती जा रही है लगातार वीक, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 8 है। तो शील्डिंग पावर लगातार वीक हो रही है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एटॉमिक साइज लगातार घटना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं 3d के इलेक्ट्रॉन्स को लिखता हूँ, देखिए 1 2 3, मैं डी के 6 इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ यहाँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डी और डी ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी अपना रोल प्ले करेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। तो जो एटॉमिक साइज घट रहा है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से क्या हो रहा है? वो बैलेंस हो रहा है। देखिएगा यहां पर अगर मैं 3D में 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाता हूं, इस तरह से 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। अब डी की शील्डिंग पावर पुअर है, तो साइज क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। देखना बहुत ध्यान से, साइज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आयरन की कंपैरिजन में इसका साइज, कोबाल्ट का साइज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन साथ में क्या हो रहा है? साथ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो बढ़ रहा है। पहले यहां पर Fe के केस में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, लेकिन अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पुअर शील्डिंग पावर को बैलेंस कर रहा है। इसीलिए इनका साइज क्या होता है? Fe, देखिए यहां पर लिखता हूं मैं, Fe, कोबाल्ट और निकिल का जो एटॉमिक साइज आता है वो ऑलमोस्ट सेम आता है। ये एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम आता है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ नीट में बन सकता है, ठीक है। तो आयरन, कोबाल्ट और निकिल का साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों है? क्योंकि यहां पर पुअर शील्डिंग पावर इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन या इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इसकी वजह से। अच्छा, अब मैं आता हूं कॉपर और जिंक पर। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां देखें, हम कॉपर और जिंक में देखें, यहां कॉपर का बना देता हूं, कॉपर 29। बेटा देखो ये ऐसे बन के आएगा 1 2 3, ये 4, यहां पर है 4s1 और ये बनता है 3d10, ठीक है। और अगर मैं जिंक की बात करता हूं, जिंक की, तो देखो ये बनेगा 1 2 3 4, ये बनेगा 4s2 और ये बनेगा 3d10। अब एक चीज देखिए, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा हो रहा है, इसका मतलब जिंक का एटॉमिक साइज छोटा आना चाहिए एज कंपेयर, जब हम जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि
यहाँ पर 4s के ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से कॉपर से बड़ा साइज हो जाएगा जिंक का, क्योंकि देखो पुअर शील्डिंग पावर तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, पेनिट्रेशन इफेक्ट यहाँ भी है, पेनिट्रेशन इफेक्ट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर ये 4s के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, इस वजह से इन 4s के इलेक्ट्रॉन में क्या मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा, तो इसीलिए जिंक का साइज थोड़ा सा कॉपर से बड़ा हो जाता है। तो अगर अब मैं इस पूरी स्लाइड को अब अगर एक समराइज करूं, कंप्रेस करूं, तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, पीरियड 4 में देखिए स्कैंडियम से छोटा साइज है टाइटेनियम, टाइटेनियम से छोटा साइज है वेनेडियम, वेनेडियम से छोटा साइज है क्रोमियम, क्रोमियम से बड़ा साइज है मैंगनीज, और मैंगनीज से छोटा है आयरन, आयरन से ऑलमोस्ट साइज बराबर है कोबाल्ट, कोबाल्ट से साइज ऑलमोस्ट बराबर है निकिल, और निकिल से कॉपर और जिंक में अगर कंपेयर करें तो जिंक का साइज है बड़ा। आपसे क्वेश्चन क्या बनने वाला है, एक तो बनने वाला है कि आयरन कोबाल्ट और निकिल का साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों है, दूसरा बनने वाला है कि कॉपर और जिंक में जिंक का साइज बड़ा क्यों है। ये दो क्वेश्चन बनेंगे पीरियड में से, ठीक। अब मैं आता हूं ग्रुप पर, देखिए ये ग्रुप 3 है मेरे पास, ग्रुप 3, यहां पर ये पीरियड 4, और यहां नीचे क्या आ जाएगा, ये ट्रियम, यहां क्या आ जाएगा लेंथेनम, यहां क्या आ जाएगा एक्टीनियम, ये पीरियड 5, ये पीरियड 6, ये पीरियड 7। अब देखिए किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल लगातार बढ़ती जा रही है, भाई देखिए यहां पर आ रही है 4 या 5 या 6 या 7, तो ग्रुप 3 में ऊपर से नीचे आने पर साइज ग्रेजुअली इंक्रीजेस, साइज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो रहा है आप बताइए कारण इसका, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज ग्रेजुअली इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, ठीक है ये हो गया। अब मैं ग्रुप 4 में आता हूं तो यहां मेरे को कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। ग्रुप 4 में देखिएगा यहां आएगा जर्कोनियम, यहां आएगा ऑफनियम, यहां आ जाएगा 104, कोई एलिमेंट आएगा मुझे नाम याद नहीं है, मैं उसका एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका होता है 22, इसका होता है 39, इसका हो जाता है 40, ठीक है, इसका है 57 और इसका बन जाता है 71, इसका है 89 और यहां आ रहा है 104। अब आप एक चीज नोटिस करिए, ये पीरियड 6 में और पीरियड 7 में देखना 57 से डायरेक्ट हम कहां पहुंचे हैं 71 पर, इसका मतलब बीच के 14 इलेक्ट्रॉन्स कहां गए वो उसकी बात करेंगे अभी, और 89 से सीधे कहां आ रहे हैं 104 पे। तो मैं आपको देखो यहां ऐसे समझाता हूं, ये लेंथेनम एटॉमिक नंबर है 57 और यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन्स के बाद फिर आपको क्या मिल रहा है हॉफनियम का एटॉमिक नंबर है 71। अब देखिए हुआ क्या है यहां पर अगर मैं इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे देखिए बेटा यहाँ पर 6s है, 5d है, यहाँ पर 4f है, ठीक है, ये 4f 0 है लेंथेनम में, यहाँ पर 5 ये 6s2 है और ये 5d 1 है। अब जैसे ही मैं लेंथेनम से आगे बढ़ता हूं तो इलेक्ट्रॉन फिल किस में स्टार्ट होना हो जाते हैं 4f में, मतलब लेंथेनॉइड स्टार्ट हो जाते हैं। अब लेंथेनॉइड्स फिल होते हैं 4f में, और हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी शील्डिंग पावर की बात करूं तो f की शील्डिंग पावर सबसे वीक है, तो जैसे जैसे अब 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो पुअर शील्डिंग पावर की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। देखो शील्डिंग पावर वीक हो रही है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा छोटा, इसका मतलब यहां पर एटॉमिक साइज लगातार कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ आएगा, कहां से 57 से लेकर 71 तक। लेकिन अब आप एक चीज नोटिस करिए, यहां जर्कोनियम से हॉफनियम जाने पर यहां पे नंबर ऑफ शेल आ रही थी 5, 1 2 3 4 5, और यहां आ रही हैं 6, 1 2 3 4 5 6।
अब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घट रहा है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इसीलिए जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। जबकि होना क्या चाहिए था कि जर्कोनियम से बड़ा साइज होना चाहिए था हॉफनियम का, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम है। दैट इज ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड के आ जाने से 4f में इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट हो गए 1 से लेकर 14 तक, जिसकी शील्डिंग पावर बहुत वीक है। इस वजह से पुअर शील्डिंग पावर होने की वजह से साइज लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेफ्ट से राइट जाने पर, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। तो वो साइज बिकम ऑलमोस्ट सेम। तो पीरियड में हमने देखा है ग्रुप में, और ग्रुप में एक्सेप्शन आ गया है आपका जर्कोनियम और हॉफनियम। चलो मैं इसको और फिर समराइज कर देता हूँ। हमने पीरियड में तो देखा था, अब मैं ग्रुप में बता देता हूँ। अगर मैं ग्रुप 3 की बात करूं, ग्रुप 3 की, तो देखो स्कैंडियम से बड़ा साइज है यूट्रियम, और यूट्रियम से बड़ा साइज है लेंथेनम, लेंथेनम से बड़ा साइज है एक्टिनियम। यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है ग्रुप 3 में। लेकिन जैसे ही मैं ग्रुप 4 में आता हूं, ग्रुप 4 में, तो देखो यहां मिलता है टाइटेनियम। यस, टाइटेनियम से बड़ा साइज किसका होगा? जर्कोनियम। और जर्कोनियम से बड़ा साइज होना चाहिए था हॉफनियम का, लेकिन यहां पर हो गया एक्सेप्शन। यहां पे साइज ऑफ zirconium become almost same to the size of hafnium, and that is due to, क्या कारण आएगा इसका? due to lengthenoid contraction, lengthenoid contraction। ठीक है, इस lengthenoid contraction को समझ सकते हैं हम लोग, देखिए ऐसे, दिस इज 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर 6s, यहाँ 5d, और यहाँ पर 4f। तो 4f में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे 1 से लेकर 14। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग पावर, ड्यू टू पुअर शील्डिंग पावर ऑफ f, साइज गेट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, तो साइज बिकम इंक्रीज, तो वो काउंटरैक्ट बैलेंस हो जाता है, इसीलिए साइज बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक साइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको बताए। पीरियड में 2 क्वेश्चन बनते हैं, आयरन कोबाल्ट निकल का साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों है, और कॉपर से बड़ा साइज जिंक का क्यों है। और ग्रुप में बनता है ये क्वेश्चन कि जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों बन गया। तो ये थी हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक। अब देखते हैं इसमें कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास? नहीं, इसी यही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अगली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आती है, दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो देखिए आपने 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा था, उसमें इसकी डेफिनेशन आती है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। देखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to lose one or more electron, एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, एक से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। याद रखिए आउटर मोस्ट सेल को क्या कहेंगे? वैलेंसी सेल। फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखिए अब यहां आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है वो भी बता देता हूं। जैसे आपने कोई एलिमेंट लिया, ठीक है, ये एलिमेंट लिया, मान लीजिए आपने ये आयरन ही ले लिया, तो आयरन के क्रिस्टल फॉर्म में तो बहुत सारे आयरन के एटम होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हीट करके हम लोग गैसियस फॉर्म में ले आते हैं, और वहां से फिर हम लोग इसको आइसोलेटेड गैस, आइसोलेटेड एटम की फॉर्म में ले आते हैं। याद रखिएगा, पहले गैस फॉर्म में लेकर आए, तो हमने क्या दी यहाँ पे डेल्टा एच सब्लिमेशन, इस तरह से, और फिर इस Fe गैस सैंपल से हमने एक आइसोलेटेड एटम चाहिए हमको, तो यहां पर हमने फिर इसको हीट किया, तो आइसोलेटेड फॉर्म में ये एटम प्रेजेंट है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हीट दी जाएगी,
दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी के लिए बता दूं आपको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक होता है एटॉमिक साइज बहुत बेसिक से बता रहा हूं आपको, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, एटॉमिक साइज अगर बढ़ाए, आप खुद सोचिए, ये न्यूक्लियस है और ये एटम। अभी ये एटम का साइज है, तो वैलेंसी सेल न्यूक्लियस के पास में आ रही है। अगर मैं इस वैलेंसी सेल को दूर करता जाऊं, तो वैलेंसी सेल और न्यूक्लियस के बीच में साइज क्या हो, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान बन जाएगा। तो इसीलिए ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीजेस। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, वो अच्छा मेटल बनेगा। और अगर मैं पीरियड की बात करूं, तो लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वैलेंसी सेल न्यूक्लियस के पास आती जा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। इसका मतलब अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इन जनरल ट्रेंड, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। मतलब क्या हुआ कि ग्रुप में मेटल कैरेक्टर बढ़ रहा है और पीरियड में मेटल कैरेक्टर घट रहा है। ये सब 11th के टॉपिक हैं, हम थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं। अब मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस करता हूं डी ब्लॉक में। अच्छा, अब एक चीज और समझिए, हम डी ब्लॉक में पर्टिकुलरली 3D सीरीज को फोकस करके काम करेंगे, क्योंकि 3D सीरीज से ही पूरा डी ब्लॉक आपके समझ में बन जाता है। अब देखिए अब मैं यहां पीरियड 4 की बात करता हूं। देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और साथ में ये भी बता देता हूँ, यहाँ आ जाएगा यूट्रियम, यहाँ आ जाएगा लेंथेनम, यहाँ पर एक्टिनियम, यहाँ आ जाएगा जर्कोनियम, यहाँ पर हॉफनियम, और यहाँ पर 10। इससे मेरा काम चल जाएगा। चलो एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ कैडमियम, और यहाँ आ जाएगा Hg, ये भी ले लेता हूँ। ये ग्रुप 12 है, ग्रुप 12। अब देखिए, समझिए ज़रा, ये पीरियड 4, ये ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, इस तरह से। अब एक चीज समझिए आप, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, देखो, स्कैंडियम बड़ा है, स्कैंडियम से छोटा टाइटेनियम, टाइटेनियम से छोटा वेनेडियम, वेनेडियम से छोटा क्रोमियम। आप समझ रहे हैं, वेनेडियम से छोटा क्या है, क्रोमियम, और क्रोमियम से बड़ा साइज किसका है, क्रोमियम से बड़ा साइज है थोड़ा सा बड़ा मैंगनीज का। अब एक चीज देखिए, यहां पर मैं आ जाता हूं कि जब बड़ा साइज है मैंगनीज का, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। ठीक है, सुनिएगा। और ऐसे ही मैं कॉपर और जिंक में बात करूं, तो जिंक का एटॉमिक साइज बड़ा है, तो जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि यहां पर एक्सेप्शन क्या आ गया कि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम से ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है आर्गन 18, और यहाँ पर 4s2, और ये 3d5। देख रहे हैं आप, तो ये है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंगनीज की आयोनाइजेशन एंथैल्पी is greater than ionization enthalpy of क्रोमियम। बात आ रही है समझ में। ऐसे यहां देखो, कॉपर का 29, इसका बनता है 4s1 3d5 3d10, और ये बनेगा 4s2 3d। दिस इज एब्सोल्युटली फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भले ही एटॉमिक साइज बड़ा है जिंक का,
बट ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर से ज़्यादा होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ पर जिंक, कैडमियम और मरकरी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर किया जाता है कि किसकी ज़्यादा किसकी कम। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें जिंक से बड़ा साइज है कैडमियम का, और कैडमियम और मरकरी का साइज है ऑलमोस्ट सेम। अब देख सकते हैं, क्योंकि जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज क्या है, ऑलमोस्ट सेम है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत ध्यान से देखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मरकरी ये है सबसे ज्यादा, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से वैलेंसी सेल न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्टेड हो गई, ठीक। और दूसरे नंबर पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आएगी जिंक की, क्योंकि छोटा साइज किसका है, जिंक का है। और उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी आएगी कैडमियम की। ये एक्सेप्शन है दैट यू हैव टू रिमेंबर, और नीट और जेई जैसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखिए। तो देखिए, इसको ऐसे याद रखेंगे, मरकरी का म, जिंक का जा, और कैडमियम का मजाक। इस तरह से याद रखेंगे। क्या मजाक हो गया, मरकरी की सबसे ज़्यादा है, देन दिस जिंक, देन कैडमियम। अच्छा, आप लोग चाहें तो एक निमोनिक्स इसका बना सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये यूज़ होने वाला है 3D सीरीज़ का। इस तरह से याद कर सकते हैं, साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फैकोनिंग क्यों जान देती हो। मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, देखिए याद रखने, क्योंकि 3D सीरीज ही आपके पूरे उसमें काम आने वाली है। साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फैकोनिंग क्यों जान देती हो। एक दो बार पढ़ लीजिए आप। साइंस साइंस टीचर विनीता किरमानी, सरनेम है मन फैकोनी। इसको एक साथ पढ़ लीजिए, फैको। देखो निमोनिक्स तो ऐसे ही बनाए जाते हैं, ऐसे भी करके वो टंग ट्विस्टर बन जाए और आपको याद हो जाए। तो साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फैकोनी, और यहाँ पे लिख देंगे क्यों जान देती हो, जलाती हो, जो भी है, क्यों जान देती हो। इस तरह से ये वाला निमोनिक्स याद कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी पे आप लोग काम करेंगे। तो ये हो गया बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। और एनसीईआरटी में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हम लोग आगे भी देखेंगे, और अभी जो 2-3 क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नंबर 3। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक के लिए कैसे डिसाइड करेंगे वो पहले आपको बता देता हूं। देखिए, हम जैसे फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं, फोर्थ पीरियड, तो मेरे पास आ रहा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। देखिए, इसका एटॉमिक नंबर है 21, और ये बनता है कुछ इस तरह से 4s2 और 3d1। ये बनेगा 4s2 3d2। देखिए, ये बनेगा 4s2 3d3। अब एक चीज समझिए, यहां पर जब आप किसी एटम को, यहां पर आइसोलेटेड गैसियस एटम को हीट करोगे, तो आपको ये पता है कि वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यहां पर वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे, तो जो डी के इलेक्ट्रॉन है वो भी उसके साथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जो डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा, डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज देखें आप, तो एस के कितने इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, 2, और साथ में डी का 1 निकल गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन रही है, 3 बन रही है। अब यहां देखिए, एस के तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने निकलने हैं ही, और साथ में डी का एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरी बारी में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहां पर टाइटेनियम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में देखूं तो ये क्या बनने वाली है, ये +2। अगर एस के इलेक्ट्रॉन निकल गए, डी का एक और निकल गया +3, डी का एक और निकल गया +4। ऐसी वेनेडियम पर आ जाऊं मैं, देखिए
+2 +3 +4 और +5। ऐसे क्रोमियम पर आ जाता हूँ मैं। देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 25 है और ये बनता है 4s1 और ये 3d5। तो देखिए हालांकि क्रोमियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, लेकिन s का एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको सबसे पहले। फिर उसके बाद देखिए +2 +3 +4 +5 और ये +6। तो क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर पा रहा है? +6 शो कर पा रहा है। जो s के इलेक्ट्रॉन है वो तो निकल लेंगे ही, साथ में जो d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मैं आ जाऊं मैंगनीज पर, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, तो ये कुछ ऐसे बनेगा 4s2 और ये बनेगा 3d5। तो देखिए Mn के 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे ही, साथ में d का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया +3 +4 +5 +6 और ये +7। तो यहाँ पर d मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो कर पा रहा है, क्योंकि d में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 5। अब जैसे ही मैं आयरन पर आता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। देखिए Fe का एटॉमिक नंबर है 26। ये बनता है 4s2 एंड दिस इज 3d6। अब जैसे ही ये 3d6 हुआ, तो अब d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? देखो अगर मैं d के इलेक्ट्रॉन यहां बना देता हूं, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब मेरे पास d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। तो देखो आयरन क्या करेगा? +2 तो शो करेगा, +3 +4 +5 और साथ में +6। अगर देखा जाए तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, d में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 शो करना चाहिए था ये, लेकिन d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे बाहर केवल। तो हालांकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, हमारे पास केवल ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो स्टेबल हैं, +2 और +3। ऐसी कोबाल्ट पर आ जाते हैं हम लोग। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, देन निकिल, देन कॉपर और सबसे लास्ट में जिंक। अब मैं कॉपर और जिंक से आपको समझाता हूँ। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, तो देखो ये बनेगा 4s1 और ये बनेगा 3d10। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कॉपर की एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ रही है +1, लेकिन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा एक्सेप्शनली कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देता है। जहां कॉपर +1 शो करता है उसे कहते हैं क्यूप्रस, और जहां कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करता है उसे कहते हैं क्यूप्रिक। याद रखिएगा, क्यूप्रस का मतलब होता है +1 और क्यूप्रिक का मतलब होता है +2। और जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, मैं इसको लिख देता हूं, देखो 4s2 और ये बन गया मेरे पास 3d10। यहां पर केवल s के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि d में तो कोई अनपेयर्ड है ही नहीं। तो जिंक विल शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन। जिंक की फिक्स्ड है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनके पास अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और जिनके पास अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पा रहे हैं। देखो यहाँ वेरिएबल, इसका मतलब जिंक के पास अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा है। कॉपर कर पा रहा है, देखो कभी +1 शो करेगा कभी +2, तो कॉपर क्या बनता है? टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। और जिंक क्या बन पाएगा? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। पहली वाली पार्ट में हमने यही पढ़ा था, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज इट डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि दे विल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से। अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन है मेरे पास, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के मतलब के। देखिए, नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आप देख के बता सकते हैं ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा नॉन टिपिकल ट्रांजिशन नहीं बोल रहा है वो, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पा रहा है, दैट इज स्कैंडियम। तो इसका आंसर है स्कैंडियम। विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? तो कौन आ रहा है? Mn। तो आप क्या करेंगे, इसमें पूछा है ना Y, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाएंगे इस तरह से 4s2 और 3d5। तो आप पहले +2 दिखाएंगे, फिर +3 दिखाएंगे, +4 +5
+6 और ये +7। इस तरह से आप इसका रीज़न दे पाएंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये बोर्ड के मतलब के क्वेश्चन। अब मैं आता हूँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो नीट और जेई वगैरह में पूछा जाता है। देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएबिलिटी देखें, देखना, तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है वो 1 1 से करती है। देखो +2 +3 +4, एक एक इलेक्ट्रॉन से, एक एक चार्ज से ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है। अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करता हूं, देखिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाई 1, डिफर बाई 1, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, पी ब्लॉक एलिमेंट अगर आपने 11th ठीक से पढ़ी है, हालांकि अब एकेडमिक्स में तो सिलेबस बहुत कम हो गया है, पी ब्लॉक भी हटा दिया इन्होंने, तो पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं लेता हूं ग्रुप 13, ध्यान से देखिएगा, यहां आता है बेटा बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थैलियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 5, दिस इज 13, और ये बनता है 31, और ये बनता है 49। अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर पहले 3d10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, क्योंकि ये फोर्थ पीरियड है। फोर्थ पीरियड में यहाँ 3d10 फिल हो गया होगा, यहाँ पे जिंक 30 तक ये फिल हो गया है, उसके बाद ही तो 31 आ रहा है ये। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर आएगा ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो दिस इज 2s2 2p1, ये आएगा 3s2 3p1, ये आएगा 4s2। अच्छा, इससे पहले 3d फिल हो चुका है, देखो 3d10 4s2 और ये 4p1। ऐसे ही यहां पर ये क्या आएगा 4d10, दिस इज 5s2 एंड दिस इज 6, सॉरी, देखिए ये बनेगा 4d10, ये है फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड, तो ये बनने वाला है 5p1, और ये आने वाला है 5d10 6s2 6p1। अब देखिए ग्रुप 13 की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब आप देख पा रहे हैं आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3, तो +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ग्रुप 13। अब एक चीज देखिए, ऊपर से नीचे आने पर साइज लगातार बढ़ रहा है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा जल्दी से हो जाएगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन यहां पीरियड 4, पीरियड 5 और पीरियड 6 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डी ये आ गई है। ये डी के आ जाने से पुअर शील्डिंग पावर है, तो बाहर वाले सेल क्या करेंगे, पेनिट्रेट ज्यादा कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है अब एस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल रिमेन इनर्ट, ये एस के इलेक्ट्रॉन अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में, तो इसीलिए इसको कहते हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो जो चीजें आप लैंग्वेज में पढ़ते हैं उसको मैंने यहाँ पे डायग्राम से आपको समझाया तो समझ में आएगा, एग्जैक्ट लैंग्वेज वगैरह तो सब बाद में पढ़ लेते हैं हम लोग, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि ये स्टार्ट होता है कहाँ से, फोर्थ पीरियड से, पहली बात तो ये सुनिए। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि डी के आ जाने से, अब देखिए 6 पीरियड में तो एफ भी आ जाएगा, 6 पीरियड में तो 4f भी आया होगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ड्यू टू पुअर शील्डिंग पावर ऑफ डी सब सेल, बाहर के सेल अंदर की ओर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, तो इसीलिए एस, और एस की पेनिट्रेशन पावर तो वैसे भी ज्यादा होती है, तो एस के इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं, तो केवल कौन करेगा, आप केवल पी के इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, याद रखिएगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट जो वेरी कर रही है, देखना यहां +3 +3 +3 +3, और यहां पे क्या आएगा सीधे +1, तो 2 से वेरी करती है, याद रखिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाई 1, और पी ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाई 2। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट में ऊपर से नीचे आने पर, जैसे ये टॉप है ये बॉटम है, आप देख पा रहे हैं किस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है, लोअर ऑक्सीडेशन। देखो ये है हायर
+3 हायर हो गया, +1 लोअर हो गया। तो नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बढ़ जाती। क्यों बढ़ रही है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बढ़ जाती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पी ब्लॉक। अब मैं डी ब्लॉक में आता हूं। देखो, हमने क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर है बेटा 24, क्रोमियम से नीचे क्या आता है? मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम से नीचे एक बार देख लें, हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, हमें कहीं मिल जाए ये। अच्छा, काफ़ी आगे वाली स्लाइड में मैं बता दूं, ये मॉलिब्डेनम और ये आ गया टंगस्टन। देखिए, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आती है, बहुत अच्छी बात है। मॉलिब्डेनम की भी आती है और टंगस्टन की भी। लेकिन याद रखिए, क्रोमियम एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसका मतलब क्रोमियम 6 इज नॉट स्टेबल, याद रखिएगा। और ये जो है, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसका मतलब ये स्टेबल है। जो कोई भी रिएजेंट रिएक्टिव होता है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है, तभी तो रिएक्टिव है। और ये स्टेबल है। तो आप खुद देख सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, जबकि यहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। दिस इज द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट बिटवीन डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असर्शन रीजन में बन सकता है। चलिए, तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है, दैट इज हीट ऑफ एटोमाइजेशन। और सिंपल सी है, आप ऐसे समझिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ऐसे क्रोमियम का लेके चलता हूं, ये एक क्रोमियम, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमियम। एक क्रोमियम एटम, दूसरा क्रोमियम एटम, इनके 5-5 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, डी में अनपेयर्ड है। तो एक क्रोमियम दूसरा क्रोमियम आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो देखो 5 साइट मिल रही हैं उसको ओवरलैप करने के लिए। तो ये 2 क्रोमियम एटम आपस में 5 साइट से जुड़े हुए हैं ऐसे, और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, उतनी ज़्यादा हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगी, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, आपने उसमें पढ़ी है 11th क्लास में, कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड को गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करना। 1 मोल ऑफ कंपाउंड को गैसियस एटम में कन्वर्ट करना। अब देखो, आप जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, उतनी ज़्यादा हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगी। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझा देता हूँ। देखो, हीट ऑफ एटोमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो, आप जो वीडियो देख रहे हैं, उसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप शेयर भी करिए, जिससे क्या होगा कि जो जिन स्टूडेंट्स को इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है, उनके लिए फ्रूटफुल साबित हों। देखिए, हम फालतू की चीज़ें तो करते नहीं हैं, हो हल्ला नहीं मचाते हैं, तरीके से पढ़ते हैं जो एक टीचर का रोल होना चाहिए। टीचर को आजकल क्या है ना, एंटरटेनर बना दिया गया है। वो कंटेंट क्रिएटर हो गया, वो बीच में डांस भी करेगा, गाने भी गाएगा। ऐसा नहीं होता है। टीचर एक एक रोल मॉडल होता है, उस जैसा होना चाहिए। तो देखो बेटा, हीट ऑफ एटोमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ स्कैंडियम टाइट। देखो, बार बार आप देख रहे हैं, हम 3D सीरीज को ही बना देते हैं बार बार। देन वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इस तरह से याद करो। साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फैको नी क्यों जान देती हो। लिख लिया हमने। अब देखो, इनके एटॉमिक नंबर याद है आपको? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। अब यहां पर अगर मैं डी इलेक्ट्रॉन्स पता करूं तो बेटा यहां कितने आते हैं? देखो, 3D1, यहाँ कितने आते हैं? 3D2, यहाँ कितने आ रहे हैं? 3D3, यहाँ कितने आ रहे हैं? 3D5। एक्सेप्शन होता है क्रोमियम में। यहाँ कितने आ रहे हैं? 3D5। यहाँ 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, सॉरी 3D10। एक्सेप्शन आ जाता है कॉपर में, और ये बन जाता है बेटा 3D10। अब जरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ मैं,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी कितने हैं देखना 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा यहाँ तो 4s में भी अनपेयर्ड आ रहा है, देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए। अब यहाँ देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, 3, 2, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये 4s1 बनता है, मैं 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। अब सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं देखिए, सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जिंक में, इसीलिए जिंक की हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम होगी। हीट ऑफ एटमाइजेशन लीस्ट है इसकी, ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में। और इसीलिए आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में कि जिंक इज ए ब्रिटल मेटल, मतलब जिंक को जब आप हैमर से बीट करोगे तो ये छोटे छोटे थर्माकोल जैसे पीसेस होते हैं ना, उनमें टूट जाता है, क्योंकि इसकी हीट ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम है और इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत कम होगा। और एक चीज बताऊं आपको, जिंक के नीचे आता है कैडमियम और कैडमियम के नीचे आता है मरकरी। मरकरी तो इवन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। और देखिए अब क्वेश्चन क्या आता है जो आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो स्कैंडियम से बड़ा मेल्टिंग पॉइंट या हीट ऑफ एटमाइजेशन किसकी होगी, टाइटेनियम। इस तरह से हीट ऑफ एटमाइजेशन बढ़ती जा रही है और सबसे कम किसकी होगी, जिंक की। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर देखिए, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आप खुद जान लीजिए, बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एस ब्लॉक से कंपेयर करूं तो एस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं भैया, देखो एन एस 1 और 2 जैसी आएंगे, जैसी क्या हो जाएगा, ये पेयर्ड हो जाएगा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, इसीलिए आपने देखा होगा एस ब्लॉक एलिमेंट को सॉफ्ट मेटल्स बोलते हैं, जबकि डी ब्लॉक कैसे हैं, हार्ड है, जैसे आयरन है, टंगस्टन तो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। तो यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो ग्रेटेस्ट है। अब स्कैंडियम से जिंक जाने पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोएस्ट है किसकी, जिंक की, अभी बताया मैंने, बिकॉज जिंक डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट्स हीट ऑफ एटमाइजेशन इज द लोएस्ट, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बन गया आपसे। अगला आते हैं, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली डिसाइड होता है हीट ऑफ एटमाइजेशन से। क्रोमियम के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जुड़ गए आपस में, अब इनको निकालने के लिए जो हीट दी जाएगी वो हीट ऑफ एटमाइजेशन है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी तो उसी से रिलेटेड है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहां से ये जो ग्राफ है आपके सामने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखो टाइटेनियम मैं कलर चेंज कर देता हूं, टाइटेनियम से बड़ा मेल्टिंग पॉइंट है वेनेडियम, वेनेडियम से बड़ा है क्रोमियम। और जैसे ही आप क्रोमियम से मैंगनीज पे जा रहे हो, ध्यान से देखो, देखो मैं आपको अभी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता रहा था, यहाँ पर क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 6, मैंगनीज में कितने हैं 5 हैं। अच्छा मैंगनीज में वेनेडियम से तो ज़्यादा आ रहे हैं, टाइटेनियम से तो ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट इनसे तो ज़्यादा होना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए इसको, मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट वेनेडियम और इनसे ज़्यादा होना चाहिए था, जबकि सडन ड्रॉप देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं सडन ड्रॉप मैंगनीज का। और मैंगनीज के नीचे क्या आ रहा है, देखो मॉलिब्डेनम, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। अब मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट सडनली ड्रॉप क्यों हो गया, इस पर क्वेश्चन आता है। अब आप याद रखिए, क्रोमियम का होता है 4s1 और 3d5, और मैंगनीज का होता है 4s2 एंड 3d5। दिस इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो जैसे मैं आपसे क्या बात कर रहा था अभी कि मैंगनीज 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 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे के साथ ऐसे पेयर कर जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बनाते हैं। अब अगर मैं मैंगनीज के D5 की बात करूं तो ये एब्सोल्यूट हाफ बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। ये अपने आप में खुद को बैलेंस मान के चल रहा है, ये अपने आप को खुद को बैलेंस मान के चल रहा है, ये खुद स्टेबल मान रहा है, ये खुद स्टेबल मान रहा है। तो ये आपस में एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाते हैं। जैसे दो लोग हैं और वो प्राउडी हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मैंगनीज के साथ भी यही है, मैंगनीज के D5 इलेक्ट्रॉन इस
कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं कि वी आर द एब्सोल्यूट हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब वो एक दूसरे से ओवरलैपिंग करने नहीं आते, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट सडनली क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये क्वेश्चन बनता है। तो दैट इज ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। और लाइकवाइज ये मॉलिब्डेनम के केस में भी यही वाली बात हो रही। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं पहले, उसके बाद में हम उसको जस्टिफाई करते हैं। और एक रूल नहीं है, कई सारे एक्सेप्शन आ जाते हैं, जहाँ हम लोग जस्टिफाई दे सकते हैं वहाँ दे देते हैं। ये केमिस्ट्री का ये लूप होल मान लीजिए। और जहाँ पर हमारा जस्टिफिकेशन फेल हो जाता है वहाँ कह देते हैं दिस इज एक्सेप्शन। ठीक है, फिजिक्स की तरह ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया हमसे? नहीं। तो मेल्टिंग पॉइंट पे बेटा ये वाला क्वेश्चन आता है। अब आ जाओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कह रहा है, देखो पहले तो समझिए, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 11th रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो मैं आपको एक बार इसका एक जनरल आइडिया देता हूं, तब हम लोग इस पूरी टेबल पे पहुंचते हैं। देखिएगा, मेरे पास एक मेटल है और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो बेटा ये बन जाता है Mn पॉजिटिव, इसने n इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। तो मेटल का क्या हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि जो काम हम करते हैं वो हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव आता है। जैसे विराट कोहली का पोटेंशियल, क्रिकेट पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव। भाई अनुष्का शर्मा की बात करें, उसका एक्टिंग पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से जो जिसका काम है वही उसका पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन करने का काम है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन में हम SRP की ही बात करेंगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आएगा, इसकी बात करेंगे। और अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उसका SRP रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझिए आप। देखिए, और अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है तो डेफिनेटली उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर किसी का, जैसे नॉन मेटल है मेरे पास है एक नॉन मेटल, और नॉन मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो ये बना देगा N नेगेटिव। तो हो क्या रहा है, इसका रिडक्शन। तो अगर किसी नॉन मेटल का रिडक्शन हो रहा है तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो काम हम करते हैं वो पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव होता है। अब मैं यहाँ आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखो 3D सीरीज में आप टाइटेनियम को देखो जरा, टाइटेनियम का, अच्छा ये आपको जो दे रखे हैं सारे रिडक्शन पोटेंशियल है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, IUPAC ने रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर किया है कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये सारे के सारे SRP की वैल्यू है। आप देखो जरा, टाइटेनियम की वैल्यू किस में है, माइनस में। सबकी वैल्यू माइनस में है एक्सेप्ट कॉपर। तो जिसकी एक्सेप्शन आ रही है वही क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ। कॉपर की SRP की वैल्यू किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। इसका रीजन क्या है वो हम लोग समझते हैं। देखो मेरे पास कॉपर सॉलिड है, क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस कॉपर से हमें इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं, क्योंकि कॉपर मेटल है तो इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी में कौन कौन सी एनर्जी शामिल है वो हमको यहाँ स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। तो हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पर कॉपर को हम देते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन, आपको यहाँ हीट ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू भी दे रखी है, इसीलिए मैंने ये टेबल बनाई। हम लोग कैलकुलेशन से बताएंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन कॉपर के लिए आ रही है बेटा ये 339, और प्लस में आएगी ये
वी हैव टू सप्लाई द हीट। ठीक है, अब जैसे ही मैंने कॉपर को हीट ऑफ एटमाइजेशन दी तो ये कॉपर आइसोलेटेड गैसियस में इस तरह से आ गया, कॉपर गैस में। अब इस कॉपर गैस से जो आइसोलेटेड गैसियस एटम बना है, मुझे इससे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो मैं अगर इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 दूंगा तो ये बना देगा कॉपर प्लस गैसियस फॉर्म में। और ये एनर्जी कितनी दे रखी है आपको, देखिए 745। 745। और जब मैं इसको एक एनर्जी और देता हूं, देखिए डेल्टा एच आई टू, तो ये बन जाएगा कॉपर +2 गैस। और अब आपने कितनी हीट दी है इसको, दिस इज 1958 प्लस में 1958। अब ये गैसियस फॉर्म में है, और जब भी कोई आयन बनता है वो तुरंत क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों ओर आ जाएंगे और वो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो आपको चाहिए बेटा कॉपर एक्वस और यहाँ पे +2, तो यहाँ पर एक एनर्जी निकलेगी, याद रखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन, दैट इज माइनस। और ये वैल्यू आ रही है आपके पास -2121, ये वैल्यू आ रही है। अब ये जो पूरा एक्सचेंज प्रोसेस हुई है, देखो कॉपर सॉलिड से आपने ये कॉपर एक्वस +2 बनाया है, इसमें टोटल एनर्जी चेंज क्या आ रहा है, देखना आपके पास जो टोटल एनर्जी चेंज आ रहा है दैट इज, देखो +339 +745 +1958 1958 ये आ रहा है। आप इसको टोटल कर लीजिए, देखिए ये आ रहा है 3042, इसमें आ रहा है प्लस में, और इसमें से 2121 घटाना है हमको। देखिए मैं घटा देता हूं, ये आ रहा है मेरे पास प्लस का 921। बहुत ध्यान से सुनिए, इसका मतलब मुझे इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन दे रखी है +921। इसका मतलब दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, वी हैव टू सप्लाई द हीट। बात समझ में आ रही है, वी हैव टू सप्लाई द हीट। इसका मतलब इस चेंज के होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है वो फेवरेबल रिएक्शन है। अब जब जिस रिएक्शन के लिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाता है, उसका जो, अब जैसे यहां पे हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा। आपको सोचिए इस पूरी प्रोसेस का एसओपी क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो एसआरपी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये कारण है कि कॉपर के लिए, अच्छा इसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल कौन है, दैट इज द लोअर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर +2। अगर ये एनर्जी इतनी होती, किससे ज्यादा होती, ये 3042 से ज्यादा होती, ये माइनस मान के चलो, ये -3500 होती, तो डेफिनेटली हमारे पास डेल्टा एच किस में आती, माइनस में। तो ये क्यों हुआ है, द पॉजिटिव साइन ऑफ एसआरपी फॉर कॉपर, ये क्यों हुआ, ड्यू टू लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन फॉर कॉपर +2 आयन। ये मैं लिख देता हूं यहां पर, यहां कहीं लिख देता हूं, ड्यू टू लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन फॉर कॉपर +2 एक्वस, इस वजह से इसका एसआरपी पॉजिटिव। आई थिंक आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में ये क्वेश्चन या आपके वाइवा, एक्सपेरिमेंटल वाइवा में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, तो ये था मेरे पास पार्ट 2, जिसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आधी पढ़ ली हैं, अभी आधी और बची हुई हैं, वो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं उनको अलग पोर्शन में डिस्कस करूँगा। तो इसके नोट्स बनाइए अच्छे से और पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।